नमस्कार, कहानियों की दुनिया में मैं मौसमी चंद्रा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ शुभदा प्रकाशन की वार्षिकी गुलमोहर से एक कहानी, और इस कहानी को लिखा है राजर्षि अरुण जी ने। इस कहानी का शीर्षक है वह आदिम गंध। किसी मन के उदास होने से किसे फर्क पड़ता है? धरती, सूरज, चांद, तारे सब अपनी गति से चल रहे हैं, मन से या बेमन से पता नहीं, पर उससे मुझे क्या? किसी ने कहीं कहा है कि सब एक दूसरे से जुड़े हैं, सब सापेक्ष है। क्या सापेक्ष है? कौन मेरी उदासी में सहभागी है? जान भी रहा है कोई कि मैं उदास हूं, या आकर पूछ भी रहा है कोई कि क्यों उदास हूं? तो क्या सब निरपेक्ष है? यदि निरपेक्ष है तो क्या इस उदासी का इकलौता कारण मैं ही हूं, या किसी ने मुझ में ये भर दिया है जैसे बादल में पानी? पलकों ने आंखों पर क्षणिक पर्दा डालने का उद्यम किया, तब सविता को पता चला कि वह बिस्तर पर पड़े पड़े यूं ही सोचते हुए एकटक छत को निहारे जा रही थी। एक पल के लिए उसे लगा कि सोच का कोई तल ऐसा भी होता होगा जहां मन का शरीर से संबंधी विच्छेद हो जाए। उसने अपने भीतर एक निर्वात का अनुभव किया, लेकिन क्षणांश के लिए ही, क्योंकि अगले ही पल उसने पाया कि उसकी सोच ने उसके आंतरिक आकाश पर कब्जा जमा लिया है। मन भी अजीब है। अतीत पे स्मृतियों में ले जाकर किसी को घसीटना उसे कितना पसंद है। सौरभ की पुरानी डायरी से गुजरते हुए सविता का मन कसैला सा हो गया था। मन में कुछ उल्टे सीधे विचार चलने लगे तो डायरी को हाथों ने सीने पर पलट कर रख दिया और विचारों ने नजरों को फिर छत से चिपका दिया। इसके लिए सौरभ के लिखे हुए शब्द अचानक उसके सामने तैरने लगे। मेरी आधारभूत वृत्ति में बसी सघन प्यास खोजती है एक आदिम गंध, जिसके नासापुटों में भरते ही तरंगायित हो जाता है जीवन। आकर्षण का समीकरण या फिर अद्भुत पहेली यह जीवन सरिता में लहरें उठती है, गिरती है बार बार। तुम्हारी देह के पोड़ पोड़ में बसी वह गंध कालातीत है। मेरी स्मृति को अधिकृत कर लिया है उसने हमेशा के लिए। किसी ने उसे झकझोरा, कोई विचार था शायद। सविता को लगा जैसे वह नहीं उसका शरीर हिला हो। डायरी ने वक्ष स्थल का साथ छोड़ दिया था, धीरे से खिसकते हुए बगल में ही बिस्तर पर गिरकर बंद हो गई। पर ना जाने कितने पन्ने जीवन के खोल गई। क्या सौरभ भी इसी तरह मेरे ऊपर कुछ देर रहकर फिर नीचे होकर बंद हो रहा है? मन के नीले आसमान में एक काली रेखा उभर कर विलीन हो गई। क्या भूलूं, क्या याद करूं? इतने कम समय में जीवन ने इतने प्रश्न दिए कि मैं खुद ही एक प्रश्न बनकर रह गई। सविता ने एक लंबी सांस ली। सांस के नीचे आते ही समय का एक टुकड़ा उसके सामने आ खड़ा हो गया और अतीत की खिड़की को खोलते हुए आज सौम्य इतना याद क्यों आ रहा? वही सौम्य जिससे मिलने के बाद मुझे लगा था कि जीवन साथी कोई हो तो ऐसा हो। उसे देखकर कभी नहीं लगा कि उससे प्यार किया जाए, फिर देखा जाए कि वह उपयुक्त है कि नहीं, और फिर शादी की जाए। प्यार के साथ साथ जीवन को चलाने का एक संतुलन सा उसके व्यक्तित्व में दिखा था मुझे वह भी जल्द ही स्पष्ट हो गया था कि सौम्य मेरे आकर्षण में पूर्णतः समर्पित हो चुका था। एक सुंदर लड़की जो अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर हुई हो तो जीवन साथी के रूप में और क्या चाहिए किसी लड़के को? ये भाव उसकी बातचीत में दिखता था जो मुझे भी संतुष्टि देता था। शायद इसलिए मुझसे मिलने के बाद उसने बहुत कुछ सोचा समझा नहीं और मेरे प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया और हमारी शादी हो गई।
हमारे घर वालों को हमारा संबंध बहुत भाया। सौम्य के साथ रहते जीते हुए मुझे इस बात का आभास होता जा रहा था कि वो एक सुलझा हुआ आदमी है, पर उसमें वो उष्मा नहीं जो मुझे निरंतर चाहिए थी और जिसकी मुझे हमेशा से अपेक्षा रहती थी। वो एक अच्छा आईटी प्रोफेशनल था, पर उसका भाव जगत कहने में शुष्क था। एक इंसान के रूप में वह बिल्कुल बुरा नहीं था, पर एक पति के रूप में मेरी अपेक्षाओं पर खराना उतर रहा था। अक्सर हम दोनों अपने अपने कार्यस्थल से घर आते और आवश्यक कार्यों को खत्म करके सो जाते। आरंभिक दिनों में साथ होते हुए सोते हुए हम बहुत देर तक जगे रहते थे, बातें करते थे, कभी अर्थपूर्ण तो कभी अर्थहीन। एक दूसरे को अजीब सी निगाहों से देखते थे, अध खुली आंखों से, जैसे पहली बार एक दूसरे को देख रहे हो। शरीर की हरकतों के दरमियान जब कुछ खास अंग दबाव महसूस करते तो एक सुकून के साथ हम यूं ही मुस्कुरा उठते थे। कुछ तो मीठा मीठा सा लगता था जब सुबह जगने पर खोजने पड़ते थे सोने से पहले पहने अपने वस्त्र। सोना बस सोने के लिए अधिक था। मैं चाहती थी कि सब कुछ वैसा ही निरंतर बना रहे, पर समय के साथ चीजें वैसी नहीं रही। मैंने पाया कि सौम्य के लिए वो सब एक रूटीन का हिस्सा हो गया था। पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है कुछ अस्थायी विचार सौम्य को तंग कर रहे हो, जो वे मुझको बतला नहीं पा रहे, पर समय बीतते हुए स्पष्ट होता गया कि सौम्य के लिए जीवन में आया ये संबंध सामान्यकरण को बढ़ चुका है। अब साथ इसलिए सोते थे कि पति पत्नी थे हम। उसकी नजरें या उसका स्पर्श जल्दी ही मुझे आंदोलित करता छोड़ चुका था। और भी कौन सी बातें रही हो पता नहीं, पर जो एक बात मेरे हिस्से का सत्य हो गई थी वह यह कि सौम्य के साथ दूसरा साल बीतते बीतते उसके प्रति मेरी रुचि खत्म हो गई थी। शायद मन उचट सा गया था और कुछ और ही खोज रहा था जो वहां उपलब्ध नहीं था, और ना ही उपलब्ध होने की आगे कोई संभावना थी। पर मेरे भीतर जो चल रहा था, क्या वह केवल शारीरिक था? शारीरिक हरकतें तो सौम्य भी किया करता था, पर पता नहीं क्यों अब मेरे लिए भी वह दैनिक क्रियाकलाप का एक अंग बनकर रह गया था। कभी मेरी असहमति नहीं होती थी, पर अपनी तरफ से मैं पहल करूं यह भी कभी नहीं होता था। तो क्या यह विलगाव स्वाभाविक था या मेरा स्वार्थगत निर्णय? मुझे आज तक यह पता नहीं चला कि मैं सौम्य को छोड़ रही थी या सौरभ को पकड़ रही थी। कहां गए सौरभ के वे शब्द? कहां खो गए उनके अर्थ जो कभी जीवन में अर्थ भरते थे? आज उनका अस्तित्व ही खो गया सा लगता है। सविता ने करवट बदली। आज बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा था। इतनी सघन उदासी ने उसे घेर रखा था कि शरीर खाली खाली सा लग रहा था। पर एक स्मृति है कि प्रकाश पुंज में सन सन कर सामने आती जा रही थी। शायद दुख में स्मृति अधिक ताजी हो जाती है, खासकर वैसी स्मृति जिसने कभी आप पर सुख के पलों की वर्षा की हो। डायरी अब भी सविता के बगल में ही पड़ी थी, पर सौरभ के आरंभिक दिनों के शब्द वो कहां भूल पा रही थी। तुम्हें याद है उस दिन जब तुम कशिश भरी गोधूली बेला की हल्की बैगनी रोशनी में कुछ अधिक ही निकट हो गए थे, एकांत और बेहद खूबसूरत प्रकृति के बीच, और हो गए थे अति सन्निकट हमारे मन। तुम्हें याद है हमारे दहकते कांपते व गहन स्पर्शित होठों पर जब स्वाति नक्षत्र की वे बूंदें गिरी थी? हमने एक साथ एक दूसरे के होठों पर स्थित उन बूंदों को पी लिया था।
और पहली बार जाना था कि कैसे बनते हैं मन में मोती। सविता को एक पल के लिए लगा जैसे सौरभ बगल में बैठकर उसके खुले बालों में उंगलियां फेरते हुए ये शब्द कह रहे हो, पर ये क्या, मन में कोई मोती तो बने ही नहीं। मन ने खुद को कोसते हुए कहा, कहां सोचा था मैंने कि मधुनद में भी डूबते होंगे लोग। स्वप्न भंग किसी अवस्था में जैसे इधर उधर देखा और वहां कोई सौरभ नहीं था। दुख में सनकर खींचने घृणा का भाव उसके मन में भर दिया उसने स्वयं के प्रति, स्वयं के निर्णय के प्रति। पर क्या आज भी सौरभ के प्रति मेरे मन में घृणा को कोई भाव है? शायद हाँ, शायद नहीं, पता नहीं। आज जो भाव उसके प्रति मेरे मन में है उसे क्या कहें, पता नहीं। एक अनिश्चित सा भाव सविता के चेहरे पर उभरा। थोड़ी बेचैनी हुई। आधी करवट लेते ही अब पुनः पहले वाली अवस्था में आ गई, यानी फिर नजरें सीधे छत को निहारने लगी। मैं सौरभ को पहले ही दिन मना क्यों नहीं कर पाई थी? न उसके साथ उस बारिश में लिफ्ट लेती, न वहां रुककर उसके साथ कॉफी पीती और न उसकी आदिम गंध में खोती। कैसे मैं उसके साथ खींची चली गई जैसे बरमुडा त्रिकोण में कोई जहाज। अपने को रोक पाने का कोई जोर नहीं चला था। जितनी बार उससे मिलती उतनी बार उसे पाने का संकल्प दोहरा लेता मेरा मन। तो क्या सौरभ में मुझे वो मिलने की संभावना दिख रही थी जिसे सौम्य के साथ होते हुए मैं खो चुकी थी? जो भी मेरे और सौरभ के बीच हो रहा था वो अनजाने में था या मैं पूरे होशो आवास में थी? मन गणित का कोई समीकरण सुलझा रहा था या वो चाहत की पराकाष्ठा थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। किसी किशोरी की तरह बिना कुछ जाने समझे वैसा हो गया था या नहीं था? यह मुझे स्पष्ट था कि सौरभ के साथ जाने का मतलब था केवल सौम्य का ही नहीं बल्कि अपने वैवाहिक जीवन का पूरी तरह त्याग करना। पर अब सब कुछ जानते समझते हुए भी वह खिंचाव ही ऐसा था कि अंततः सौरभ की एक विवाहिता को स्वीकारने की हाँ रही और मैं सब छोड़ छाड़ कर उसके पास आ गई थी। आज सोचती हूँ उस समय क्या मैं यह सब सोच पाने में सक्षम थी कि तब जो मैं सौम्य के साथ कर रही थी वही कृत यदि एक दिन सौरभ ने मेरे साथ कर दिया तो? एक झंझनाहट सी सविता के पूरे शरीर में दौड़ गई। उसे लगा जैसे गहरी नींद से अचानक वह जगी हो। उसे प्यास का अनुभव हुआ। बगल में ही छोटी सी मेज पर गिलास में पानी रखा था। एक कुहनी के बल शरीर को थोड़ा उठाकर पानी पी लिया और फिर लेट गई। डैडी को थोड़ा दूर खिसका दिया, थोड़ी ही कारत के साथ। नींद की चाहत आई पर सोच ने मस्तिष्क को इतना थका दिया था कि नींद भी नहीं आ रही थी। उल्टे सीधे विचार है कि चैन नहीं लेने दे रहा है। अपनी बातें वो कहे तो किससे कहे? कोई नहीं उसके संसार में जिससे वो ये सब बातें साझा कर सके। आखिर स्वयं से भी कितने प्रश्न करे, पर मन को कैसे समझाए? वो तो बिना रुके प्रश्न किए ही जा रहा है। सौम्य के साथ शादी हो जाने के बाद भी इतना बड़ा व्यक्तिगत निर्णय लेना क्या उचित था? आखिर सौम्य के साथ शादी में मेरी सहमति भी तो थी। ठीक है, जैसा आकर्षण शादी के पहले उसमें मुझे दिखता था, समय के साथ वो सब वैसा नहीं रहा। पर यह बात कब मेरे अंदर आ गई कि उस आकर्षण के क्षीण होने के बाद से किसी दूसरे के आकर्षण के प्रति झुक जाऊं? अति उत्तेजित रूप में ना सही, सौम्य का सामान्य आकर्षण तो मेरे प्रति बना ही रहा था। दरअसल वह हतप्रभ था मेरे उस निर्णय पर। एक समय तो वह स्वयं में कमियां खोजने लगा था कि वह अंततः मुझे खुश क्यों नहीं रख पाया। इसका उसे कोई उत्तर नहीं मिला। अंततः वह असफल हुआ और फिर यह स्वीकार कर बैठा कि बस यही होना था।
मैंने भी तो उसे कुछ नहीं बताया था कि उसके साथ मैं ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हूं। पर सौरभ को क्या हो गया था? क्या कुछ समय बाद जो इस रसहीनता मुझे सौम्य के साथ होने में आने लगी थी, कुछ वैसे ही सौरभ को मेरे साथ होने में तो नहीं आ रही। आज बिस्तर में हम दोनों के एक होने की प्रक्रिया में ऐसा क्यों लगा कि हम एक हो पाए, दो अलग अलग ही तो नहीं रह गए। आज सारी गतिविधि इतनी फीकी क्यों लगी? सविता ऐसा नाहक ही नहीं सोच रही थी। आज ना कोई बातचीत और ना ही किसी तरह का पूर्व क्रिया। साथ ही बहुत जल्द सौरभ की पकड़ उसके शरीर से ढीली हो गई। वह अपेक्षित शीघ्रता थी जिसका स्पष्ट अनुभव सविता ने किया था। उसने यह भी पाया था कि सौरभ अधिक देर तक बिस्तर पर उसके साथ लेटा नहीं रहा, बल्कि धीरे से उठा और बिना कुछ बोले अनमने रूप में बालकनी की ओर चला गया। बालकनी में जाते हुए अपने साथ सिगरेट की डिब्बी और लाइटर भी ले गया था। सिगरेट के गर्म भूरे धुएं के बीच वो अपने ख्यालों में सैर करता रहा और इधर सविता प्रश्नों और शंकाओं की तंग गलियों में रेंग रही अपनी भावनाओं में गीली होती रही। क्या सौरभ किसी और की खोज में है या किसी और में उसी गंध की खोज में, या उसकी प्यास कुछ और ही है? क्या उसका भटकाव मुझे तिरस्कृत किए जाने के बाद से उसके कृत्य से भी अधिक बड़ा और सघन नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दोनों ही भटक रहे हैं, या कि फिर इस राह पर सब भटक ही रहे, कोई मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा। एक तरफ सौम्य था जिसने कभी मुझ में कमियां नहीं देखी, बल्कि मैंने उसमें कमी देखी। दूसरी तरफ सौरभ है जिसमें मैं कमी नहीं देख पा रही, बल्कि वो मुझ में कमी देख रहा। ये कोई नियम तो नहीं, या कोई अपवाद तो नहीं, या फिर महज एक संयोग? जो भी हो, सौरभ के इस शुष्क व्यवहार ने सविता को स्वयं के प्रति उपेक्षा के भाव से भर दिया। उसने सोचा, एक स्त्री क्या है किसी के लिए? आनंद, उत्सव, तिरस्कार। हमेशा एक पराये आईने में खुद को देखने की व्यवस्था, एक उलझा हुआ प्रतिबिंब देह और आत्मा के बीच। नैतिकता के द्वंद्व दंड में लटका हुआ न जाने क्यों, पर बार बार सौम्य उसके चित्त पर उभर कर सामने आ जा रहा। सौम्य के साथ मेरे द्वारा किए जा रहे लगातार उदासीन व्यवहार के बाद क्या मैं इस बात के लिए सजग थी कि सौम्य को कितना बुरा लग रहा होगा? शायद नहीं, पर आज मैं वो समझ सकती हूँ। क्या सौम्य के पास अभी भी लौटा जा सकता है? क्या सौम्य अब भी वही सौम्य होगा? क्या वह मुझे अपना पाएगा? लौट जाने के बाद भी और सौम्य के द्वारा मुझे स्वीकार कर लिए जाने के बाद भी क्या हमारे बीच वही ऊष्मा रहेगी जो संबंधों को जिंदा रखने के लिए आवश्यक होती है? इस बात की भी क्या गारंटी है कि कुछ समय के बाद मैं फिर से वही सविता न हो जाऊं? अतीत के प्रश्न है कि उसके घाव को सूखने नहीं दे रही, और वर्तमान के प्रश्न है कि नए नए घाव देते जा रहे हैं। इतने बेमन से सौरभ क्यों उसके साथ रहता है? क्या वो चूक चुकी है, या फिर सौरभ की प्राथमिकता बदल गई है, या उसका मन कहीं और भटक रहा है, किसी बात में या फिर किसी और के लिए? उसे पूरे शरीर में एक सिहरन सी महसूस हुई, जिसे दूर करने के लिए उसने अपने शरीर को जोर से झटक दिया। शरीर के एक एक अंग को उसने अनुभव किया, विचारों का फिर वही सैलाब। क्या सौरभ के अनुभव में ये अंग नहीं आते होंगे, या इनको अनुभव करना ही उसने छोड़ दिया, या फिर इन्हें पा लेने के अनुभव ने उसे इनके पार कर दिया है? तो क्या किसी और में ये अंग अलग होंगे, उसकी प्रतीति अलग होगी? अचानक बिस्तर पर लेटी हुई सविता ने अपने शरीर पर से सारे वस्त्र उतार कर फेंक डाले और अपनी संपूर्ण निर्वस्त्र काया को कमरे में लगे आदम कद दर्पण के सामने ला खड़ा किया। ऊपर से नीचे उसने स्वयं को निहारा। ना जाने कितने दिनों के बाद
जैसे उसने अपने आप को देखा हो एक समृद्ध समालोचक की तरह। फिर उसने एक एक अंग को परख कर कहा, इतना खूबसूरत शरीर क्या उसी का है? क्या सचमुच उसे इसका पता भी है? क्या सब दिन से ये ऐसा ही है? क्या इतना काफी नहीं? रोज रोज इसमें नयापन कहां से आएगा कि कोई खोया रहे इसमें? पर इसमें उगने जैसा भी क्या है? मैंने तो कुछ बनाया नहीं है, जैसा है वैसा है। क्या इस बात की समझ सौरभ में नहीं? या फिर ये समझ की बात ही नहीं, किसी के लिए भी नहीं? तो फिर मेरे लिए शायद आगे की ऐसी ही किसी यात्रा का कोई अर्थ नहीं। लेकिन क्या सौरभ के लिए आगे ऐसी किसी यात्रा का कोई अर्थ होगा? अपने पूरे शरीर को एक साथ देखते देखते फिर ऐसे देखने लगी जैसे अब वो शरीर के अंदर झांकना चाह रही हो। क्या वह आदिमगंध तिरोहित हो गई इस शरीर से? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह गंध अभी तक महसूस होती हो जब तक कि शरीर वस्त्रों से आच्छादित हो? निर्वस्त्र होते ही उसमें या उसके प्रभाव में कमी आ जाती हो और बार बार निर्वस्त्र होने पर एक समय पूरी तरह खत्म हो जाती हो? या फिर कहीं वो निरी कल्पना तो नहीं जिसका प्रयोग एक टूल किट की तरह हमें उत्तेजित करने हेतु किया जाता हो, इतना उत्तेजित कि हम स्वयं को ही भूल जाएं और अपना सब कुछ सामने वाले पर न्यौछावर कर दे, समर्पित कर दे, बिना किसी शंका के, बिना किसी प्रश्न के उत्फुल्लित होकर। क्या छलावा शंका से भर चुकी। पर दूसरे ही क्षण उसने स्वयं के अर्थ खोजने की कोशिश की। तो क्या दूसरे कई जो अभी भी मुझे पाने की संभावनाएं तलाशते हैं, मुझे देखकर उन्हें इस आदमगंध की प्रतीति होती होगी? क्या वे भी ऐसी ही कविताएं लिखते होंगे या फिर अपने सपने में मुझे देखते होंगे? मैं पहेली हूं या मृग मरीचिका या फिर प्रयोग के बाद उच्छिष्ट समझकर फेंक दिया जाने वाला प्राणवंत पदार्थ। संबंधों के स्तर पर शरीर के आगे मैं कुछ हूं भी या नहीं? क्या यह सब किसी सौरभ या गौरव या अनंत या आदित्य के अनुमोदन पर निर्भर है? क्या मैं या मेरा संबंध इन पर निर्भरता की मोहताज है? इनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। अचानक उसे लगा जैसे उसे उत्तर मिल गया हो। उसने फिर अपने पूरे शरीर को दर्पण में निहारा और पाया कि वह और खूबसूरत हो गई है। उसका पूरा शरीर जैसे मुस्कुरा गया। धीरे से बिस्तर पर आकर लेट गई और एक चादर से अपने पूरे शरीर को ढक लिया। अब उसके पास कोई प्रश्न नहीं थे। चित्ताकाश पूर्णतः निरब्ध, आंखें स्वयं ही बंद हो गई गहरी निद्रा में उसे ले जाने को। मन शांत हो तो स्वप्न भी कितने प्यारे आते हैं। उसने उसकी दोनों बाहें अचानक उसे लगा जैसे उसे कोई उत्तर मिल गया हो। उसने फिर अपने पूरे शरीर को दर्पण में निहारा और पाया कि वह और खूबसूरत हो गई है। उसका पूरा शरीर जैसे मुस्कुरा गया। धीरे से बिस्तर पर आकर लेट गई और एक चादर से अपने पूरे शरीर को ढक लिया। अब उसके पास कोई प्रश्न नहीं थे। चित्ताकाश पूर्णतः निरब्ध, आंखें स्वतः ही बंद हो गई गहरी निद्रा में उसे ले जाने को। मन शांत हो तो स्वप्न भी कितने प्यारे आते हैं। उसने पाया कि उसकी दोनों बाहें दो विशाल सुनहरे पंख बन गए और वह अनंत आकाश में जिधर मन हो उधर उड़ती जा रही है। अंतहीन आलिंगन के चुंबकीय तरंगों में तिरती हुई कई आकृतियां उसके एहसासों में सदियों की तितिक्षा बन विलीन हो रही है। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मौसमी चंद्रा से राजर्षि अरुण जी की कहानी वह आदिमगंध। अगली बार फिर मिलती हूं एक नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करें।